वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे सेक्शन ई को, जिसमें कि हमारी होंगी लॉन्ग आंसर टाइप प्रॉब्लम्स। तो जो कि सभी आपकी 5 मार्क्स की प्रॉब्लम होगी यहाँ पर ईच। तो इसमें जो प्रॉब्लम्स आई हैं वो आपको चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से, डी एंड एफ ब्लॉक में से एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं। उन सभी प्रॉब्लम्स को अब हम यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं। तो हमारी सबसे पहली प्रॉब्लम है 33rd क्वेश्चन है यहाँ पर फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो सबसे पहला है कि वाई डज द सेल वोल्टेज ऑफ द मर्करी सेल रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। जब हम मर्करी सेल को यूज़ करते हैं तो उसकी वोल्टेज कांस्टेंट क्यों रहती है, वो चेंज क्यों नहीं होती ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। इसकी जानकारी हमें उसके बीच होने वाली रिएक्शन से मिलती है। उसके बीच कौन सी रिएक्शंस होती हैं उनके बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि द सेल पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द lifetime of the mercury cell because its reactions does not involve any ion in the solution whose concentration can change during its lifetime। कि इनकी जो ओवरऑल रिएक्शन होती है उसमें ऐसे किसी भी आयन की कंसंट्रेशन ही चेंज नहीं होती जो कि जब वो यूज़ होता है। इसलिए तो जैसे कि अगर हम इसमें, वैसे तो इसका शॉर्ट आंसर में यही आंसर सिर्फ अगर आप लोग एक्सप्लेन कर देंगे तो यहाँ पर इनफ है। वैसे मैं आपको इसकी रिएक्शंस एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो कैथोड पर क्या रिएक्शन होती है कि HgO 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर कर Hg बनाता है, यानी कि मरकरी बनता है, और साथ में आते हैं 2 यहाँ पर हाइड्रोक्सल आयंस। और दूसरी तरफ क्या होता है कि जिंक की अमलगम होती है, वो वहाँ पर हाइड्रोक्सल आयंस के साथ रेक्ट होकर अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर देती है, यानी कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है। तो ये जो 2 हाइड्रोक्सल आयंस यहाँ पर यूज़ हुए हैं, यहाँ पर फॉर्म हुए हैं, अगर हम इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर देते हैं तो हमें ओवरऑल ये रिएक्शन मिलती है जिसमें कि कोई भी आयन यूज़ नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम आयंस की कंसंट्रेशन सेम रहेगी, जिसके कारण के वोल्टेज हमारी कांस्टेंट मिलेगी। क्लियर है अभी? तो आगे चलते हैं, बी पार्ट को देखते हैं। बी में हमसे क्या पूछा गया है। सो अगला क्वेश्चन है कि राइट द रिएक्शंस अकरिंग एट एनोड एंड कैथोड एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द एक्वस पोटाशियम क्लोराइड। अब देखिए, एक्वस पोटाशियम क्लोराइड में हमारे पास कौन कौन से आयंस बनेंगे। एक तो पोटाशियम क्लोराइड के आयंस हो गए, उसके बाद एक्वस सोल्यूशन है तो H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव होंगे। ठीक है, अब देखिए पॉजिटिव आयन है K पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव। अब कैथोड के पास कौन जाता है, कैथोड के पास जाते हैं दैट इज द कटायंस। तो हमारे पास 2 कटायन है, पोटाशियम का और हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है दैन दी पोटाशियम आयन। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू से आपको ये आइडिया हो जाएगा। तो इसलिए कैथोड पर हाइड्रोजन जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। बैलेंस करने के लिए आप इसे हाफ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें कैथोड पर क्या मिलने वाली है, हाइड्रोजन गैस मिलने वाली है। अगर हम इस रिएक्शन का ओवरऑल चेंज देखें, H पॉजिटिव कहाँ से आया है, H2O में से आया है। तो H2O मतलब हमने OH आयन इस तरफ ऐड कर दिया और OH आयन उस तरफ भी हम लोग ऐड कर देंगे। तो हमें हाफ हाइड्रोजन विद हाइड्रोक्सल आयन यहाँ पर ऑब्टेन होने वाला है एट दी कैथोड। ठीक है, तो ये होगी आपकी रिएक्शन एट दी कैथोड। कैथोड पर क्या मिला है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई है। सो एट दी एनोड, एनोड पर कौन जाता है, एनोड पर अनायन जाते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। अब देखिए अनायन है यहाँ पर Cl नेगेटिव एंड OH नेगेटिव। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू जिसकी लो होती है वो एनोड पर जाता है, जिसकी लो वैल्यू होगी। वैसे तो OH की ही लो वैल्यू होती है, बट रीज़न क्या है कि वाटर की ऑक्सीडेशन प्रैक्टिकली एक स्लो प्रोसेस है जिसके लिए हमें ओवर वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। देयरफॉर क्लोराइड आयंस जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो एक्वस है तो क्लोराइड आयन बनाएंगे, क्लोरीन गैस हाफ और साथ में 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देंगे। ठीक है, तो अब एक साइड पर ये रिएक्शन हो गई और दूसरी साइड पर हमें हाइड्रोजन गैस मिली है। तो आप यहाँ से ओवरऑल रिएक्शन भी इसकी बना सकते हैं। इन दोनों रिएक्शंस को हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं, इसके साथ यूज़ कर लेते हैं पोटाशियम। तो ये बन गया पोटाशियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन, प्लस है यहाँ पर वाटर। ठीक है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस कर कर ये दोनों साइडें हमने ऐड कर दी। अब दूसरी साइड पर हाफ हाइड्रोजन और हाफ Cl2, तो हाफ बन गई हाइड्रोजन गैस
और हाफ बन गई Cl2 गैस यानी कि क्लोरीन गैस एट द एनोड, और साथ में क्या क्या है, एक OH नेगेटिव है, एक हमने पोटाशियम खुद ऐड किया है, तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हमें सोल्यूशन में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन होगी। दिस इज़ द प्रोडक्ट एट द कैथोड एंड दिस इज़ द प्रोडक्ट एट द एनोड, आप लोग साथ में एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको पोटाशियम क्लोराइड की, सोडियम क्लोराइड की पूछी जा सकती है इलेक्ट्रोलाइसिस। क्लियर है अभी? ओके, तो आगे चलते हैं, इसका सी पार्ट देखते हैं। अब इसके सी पार्ट में है कि व्हाट इज द पीएच ऑफ HCl सॉल्यूशन व्हेन द हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड शोज ए पोटेंशियल ऑफ दिस वन। तो हमें पोटेंशियल दिया गया है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके पोटेंशियल की वैल्यू है -0.59 वोल्ट। हमें सोल्व करना है पीएच। पीएच का फार्मूला क्या होता है अभी सबको पता होना चाहिए वैसे तो, पीएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ दी यहाँ पर H पॉजिटिव आयंस। तो ये हमें सोल्व करनी है वैल्यू। अब हम यहाँ पर हाइड्रोजन गैस के लिए पहले इक्वेशन बनाते हैं, जो रिडक्शन होने की इक्वेशन हम हमेशा बनाते हैं, नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो क्या बन जाएगा उस तरफ, हाफ हाइड्रोजन। बैलेंस करना है। अब देखिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर है, तो इसका मतलब प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन हम क्या यूज़ करेंगे, 1। तो अकॉर्डिंग टू द नर्स्ट इक्वेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू इज इक्वल्स टू द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर कितने हैं, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय यहाँ पर हो गया 1, और लॉग ऊपर क्या रखेंगे, प्रोडक्ट साइड में क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है उसका प्रेशर, और रेज टू पावर जो उसके आगे है 1/2। ठीक है, डिवाइड में क्या रखेंगे, रेक्टेंट साइड पर जो आयंस हैं उनकी कंसंट्रेशन। क्लियर है अभी? ये सभी वैल्यूज हमने यूज कर ली। अब देखिए ई की वैल्यू क्या है, ये हमें बताई गई है -0.59। ई नोड क्या होता है अभी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्योंकि हाइड्रोजन को हम रेफरेंस मानते हैं, इसकी हमने स्टैंडर्ड वैल्यू क्या अज्यूम की है, 0, तो इसकी वैल्यू लग गई 0 -0.059। अब देखिए नॉर्मल स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है, तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस हम क्या रख लेंगे, 1 का स्क्वायर रूट किया तो सेम आंसर आ जाएगा 1। इतना क्लियर है अभी? अब यहाँ से हमारे पास क्या बच गया, -0.59 इज इक्वल्स टू -0.059 डिवाइडेड बाय था 1। अब ये जो H पॉजिटिव है अगर हम इसको ऊपर मतलब इसको यूज़ करेंगे तो क्या वो क्या बन जाएगा, H पॉजिटिव की पावर बन जाएगी -1। लॉग के अंदर जो टर्म होती है उसकी पावर आगे आ जाती है, सो देयरफॉर इट बिकम्स द माइनस लॉग H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन। ठीक है, मतलब रेसिप्रोकल होगा तो टर्म ऊपर चली जाएगी और बाहर आ जाएगी माइनस। अब ये इसके साथ कैंसिल होगी माइनस माइनस। अब इन दोनों को हम यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं, इसको इसके साथ करेंगे डिवाइड तो कितना बच जाएगा, 10। तो ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है पीएच की, सो देयरफॉर वी गेट पीएच इज इक्वल्स टू दी 10। ठीक है, तो ऐसे आपको पीएच यहाँ से सोल्व आउट कर लेना है। तो सिंपल है, नर्स्ट इक्वेशन पता होनी चाहिए, पीएच क्या होता है वो आप लोगों को आइडिया होना चाहिए, तो आप लोग सिंपली ये फॉर्मूला अप्लाई कर कर इसे सोल्व आउट कर सकते हैं। क्लियर है अभी? तो ये थी आपकी एक प्रॉब्लम। तो आगे चलते हैं, इसके साथ जो ऑप्शन में है, तो यहाँ पर इंटरनल चॉइस मिलेगी आपको, टोटल आएंगे 3 लॉन्ग क्वेश्चन, 2 में इंटरनल चॉइस होगी। इसमें है इंटरनल चॉइस, इसमें है कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस ए इज दिस वन एंड बी इज दिस वन। अब देखिए बी की मोलर कंडक्टिविटी काफ़ी लो है क्योंकि पावर क्या है, -16, ए की थोड़ी सी हाई है। विच ऑफ द टू इज मोस्ट लाइकली टू बी कॉपर मेटल। कितना सिंपल क्वेश्चन है। अभी कॉपर कौन होगा, जिसकी मोलर कंडक्टिविटी हाई होगी, सो ए इज दी कॉपर एंड वाई क्योंकि उसकी मोलर कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए। ठीक है, सो ए आपका बन जाएगा कॉपर। क्लियर है अभी? इसमें तो नहीं कोई प्रॉब्लम थी। तो आगे चलते हैं, बी क्या है। तो बी प्रॉब्लम है हमारी कि व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम्स required to produce 4.8 gram of magnesium from the molten magnesium chloride। हमने मोल्टन मैग्नीशियम क्लोराइड से 4.8 ग्राम मैग्नीशियम बनाना है, हमें कितनी क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी की चाहिए, पहले इतना सोल्व करते हैं, बाद में आगे और पूछा गया है उसको बाद में देखते हैं। अब देखिए मैग्नीशियम के केस में क्या होता है, Mg2 पॉजिटिव
ठीक है, गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म द Mg। मतलब कि हमें 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स चाहिए 1 मोल मैग्नीशियम बनाने के लिए, यानी कि 1 मोल मैग्नीशियम का मास, उसका वेट कितना होता है 24 ग्राम। तो इसका मतलब क्या है कि 24 ग्राम मैग्नीशियम रिक्वायर्स 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इतना क्लियर हो गया अभी। तो 1 ग्राम के लिए हमें फिर कितना चाहिए होगा, यहाँ पर हम लगाते हैं यूनिटरी मेथड, ये इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। और हमें कितना मास दिया गया है 4.8 ग्राम मैग्नीशियम बनाना है, तो इस तरफ भी 4.8 से मल्टीप्लाई कर दें, इस तरफ भी 4.8 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो ये हमारा बन गया 2/24 इंटू 4.8। तो इसको हमने अब सोल्व करना है। इसका पॉइंट हटाकर ओवर में रख लेते हैं 0, तो ये दोनों कैंसिल हो गए 2 पर। ये आपका कितना बच गया 0.4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब उसने ये पूछा है कि इन कूलम्स करें। ठीक है, अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है 96500। हमारे पास कितने मोल हैं 0.4, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे विद 0.4। अब इसका आंसर आप लोगों ने खुद सोल्व कर लेना है, तो वो आपका कूलम में आंसर आ जाएगा। क्लियर है अभी? सिंपल था, यूनिटरी मेथड लगाया हमने, कोई फार्मूला अलग नहीं यूज किया, ये आप लोगों ने सीख लेना है। अब इसी में उसने क्या पूछा है कि हाउ मच कैल्शियम विल बी प्रोड्यूस्ड इफ द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाज पास्ड थ्रू द मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड। अगर हम सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएं कैल्शियम क्लोराइड में से, कितना कैल्शियम प्रोड्यूस होगा। फिर से लगाते हैं यूनिटरी मेथड, कैल्शियम के लिए भी सेम ही है। ठीक है, 2 पॉजिटिव। अब देखिए, जो अगर वो भी उतने ही इलेक्ट्रॉन गेन कर कर 1 मोल बनाता है ना, तो जितने मोल इसके फॉर्म हुए थे उतने ही उसके बनेंगे। यानी कि मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, हम लोग सोल्व कर लेते हैं। तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हम यूज करते हैं तो 1 मोल बनता है हमारे पास कैल्शियम। 1 मोल कैल्शियम का मास यानी कि 40 ग्राम बनता है कैल्शियम। अगर मैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन यूज करूं तो फिर कितना बनेगा, 2 के साथ इसको कर देंगे डिवाइड, तो कितना बच जाएगा 20 ग्राम बनेगा कैल्शियम। हमारे पास कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 0.4, तो अगर हम लोग 0.4 मोल इलेक्ट्रॉन्स यूज करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा 20 इंटू 0.4। इस तरफ भी 0.4 लगा दिया, इस तरफ भी, इसको आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर लेना है, तो हमारा ग्राम्स में आंसर आ जाएगा कि इतना बनेगा कैल्शियम। क्लियर है अभी? तो ये तो सिंपल है, अभी यूनिटरी मेथड से ही काम हो जाता है, बस आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग इसमें अपनी बना लेनी है। क्लियर है अभी? इसमें नॉन्स्ट इक्वेशन हो गई, फैराडेस लॉ हो गए, मतलब सभी में से कुछ ना कुछ उन्होंने यहाँ पर हमें दिया हुआ है। तो आगे चलते हैं, इसका सी पार्ट करते हैं। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी, मतलब कि हमें सोल्व करनी है गिब्स एनर्जी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर। इज द रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, क्या ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है? ठीक है, अब देखिए गिब्स फ्री एनर्जी सोल्व करने से पहले हमें चाहिए ई नोड वैल्यू, ई नोड सेल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू। उसके लिए हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू ऑफ दी कैथोड माइनस एनोड। तो यहाँ पर कैथोड कौन है, कॉपर 2 पॉजिटिव बना है, कॉपर 1 पॉजिटिव, सो इसका मतलब कि इसकी हुई है रिडक्शन। एक तो ये पेयर हो गया, और Sn से बना है Sn2 पॉजिटिव, इसकी हुई है ऑक्सीडेशन, सो ए हो गया हमारा यहाँ पर एनोड। ठीक है, तो इन दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज वैसे तो एग्जाम में दिए होने चाहिए थे, बट यहाँ पर है नहीं, तो इसका मतलब तो यही बनता है कि हमें ये याद रखने पड़ेंगे। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इतनी वैसे हमें Cu2 पॉजिटिव Cu वाली तो याद होती है, बट दिस इज द Cu2 पॉजिटिव टू Cu1 पॉजिटिव, तो ये कुछ अलग वैल्यू होगी। तो ये वैल्यूज़ आप लोगों को वैसे तो पेपर में दिए होते हैं हमेशा, बट हम इनकी जो एग्जैक्ट वैल्यूज़ हैं उनको यूज़ कर लेते हैं। तो इसकी वैल्यू अगर आप लोग बुक में से रीड करते हैं Cu2 पॉजिटिव टू Cu पॉजिटिव, इसकी वैल्यू है 0.15 पॉजिटिव में। ठीक है, और जो Sn वाला है Sn2 पॉजिटिव टू Sn की वैल्यू है -0.14। ठीक है, तो सैम्पल पेपर में दी नहीं थी वैल्यूज़, तो उम्मीद करते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में दी हों। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये दोनों ऐड होकर बन जाएंगे 0.29 वोल्ट। क्लियर है अभी? अब देखिए स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज का फार्मूला क्या होता है, -NF ई नोड सेल। ठीक है,
अब n क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हुए हैं। Sn से Sn2 पॉजिटिव बना है, 2 इलेक्ट्रॉन चेंज हुए हैं, सो 2। ध्यान रखिएगा रिएक्शन बैलेंस हुई हो फिर ही आप लोगों ने n की वैल्यू को सोल्व आउट करना है। रिएक्शन हमें बैलेंस दी हुई है। तो F क्या होता है, 1 फैरेडे। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 1 फैरेडे की कितनी वैल्यू होती है, 96500 कूलम पर मोल। और इनोड सेल हमने खुद सोल्व किया है 0.29 वोल्ट। अब इन सभी को आप लोगों ने मल्टीप्लाई करवा कर यहाँ पर आंसर लिख देना है, ठीक है। तो वो आपका यहाँ से फाइनल आंसर आ जाएगा इन जॉउल्स, ठीक है। आंसर सोल्व करेंगे भी, मल्टीप्लाई करनी है, अब ये काम आप लोग खुद कर सकते हैं। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लें, उसके आंसर को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा लें, तो ईजिली आपका काम हो जाएगा। क्लियर है अभी। तो ये थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। तो एक हमने चॉइस वाला भी सोल्व कर लिए, तो इसके साथ आपके काफ़ी सारे टॉपिक यहाँ पर रिवाइज हो जाएंगे। तो आगे चलते हैं। अगली प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। दिस इज़ फ्रॉम द चैप्टर कि यहाँ पर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो प्रॉब्लम को रीड आउट करते हैं तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है, क्या हमें सोल्व आउट करना है, ठीक है। ध्यान से आप लोगों ने इस प्रॉब्लम को एक बार स्टेटमेंट को अच्छे से रीड आउट कर लें। ए हाइड्रोकार्बन विद मोलिकुलर फार्मूला C5H10 ऑन ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस प्रोसेस होती है, गिव्स द 2 प्रोडक्ट्स B एंड C, ठीक है, 2 प्रोडक्ट बनते हैं, ओके है। हाँ, B and C gives yellow precipitates when heated with iodine in the presence of sodium hydroxide। ये कौन सा है टेस्ट, मतलब दोनों ही आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देते हैं। तो आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देने का मतलब कि वो दोनों के पास मिथाइल कीटोन ग्रुप होगा, मतलब सीरीज के एंड के दूसरे कार्बन पर CO ग्रुप होना चाहिए। क्लियर है अभी। while only B gives the silver mirror on reaction with tollens reagent। सो इससे हमें यह भी आइडिया मिल चुका है कि B इज द एल्डिहाइड, ठीक है, एंड C इज द कीटोन। तो हमें कुछ ऐसे 2 सब्सटेंस बनाने हैं कि B हो एल्डिहाइड, C हो कीटोन, और दोनों में क्या हो, CH3CO ग्रुप हो। हमें कहाँ से पता चलता है, आइडोफॉर्म रिएक्शन के बारे में आपको पता हो कि कौन से सब्सटेंस में आइडोफॉर्म होती है टेस्ट, तो वो किस में होता है, जिसमें CH3CO ग्रुप जुड़ा हो। और टोलेंस रीजेंट रिएक्शन ओनली B लिखा है, तो इसका मतलब एल्डिहाइड B होगा, C फिर कीटोन होगा। कीटोन ही क्यों होगा, क्योंकि हाइड्रोकार्बन की ओजोनोलाइसिस करने पर हमें एल्डिहाइड कीटोन्स मिलते हैं। अब ये कौन से हाइड्रोकार्बन का फार्मूला है, C5H2 टाइम्स है। अगर 5 कार्बन है तो उससे 2 गुना हाइड्रोजन होते हैं अल्कीन्स में, तो ये एक अल्कीन बनने वाला है, ठीक है। अब देखिए, अगर हम स्ट्रेट चेन बनाते, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि इतना मुझे आइडिया हो चुका है कि स्ट्रेट चेन तो है नहीं, ये बनने थे 5 कार्बन। अब हम डबल बॉन्ड अगर यहाँ पर लगा लें, क्योंकि यही ऑप्शन बनता है, तो यहाँ से अगर हम ब्रेक करते हैं तो दोनों ही एल्डिहाइड बन जाते हैं, ठीक है, दोनों एल्डिहाइड बनेंगे। एक इसका एल्डिहाइड ऐसे बन जाता है, यहाँ पर CHO बन गया इसका, और एक इसका बन गया, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता, क्योंकि एक एल्डिहाइड है, एक कीटोन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक कार्बन को यहाँ पर लगाना पड़ेगा, ताकि इसको जब हम ब्रेक करें तो इसका कीटोन बने, ठीक है। इतना आपको अंडरस्टैंड हुआ, यहीं से शुरुआत होगी तो आगे सब कुछ हो जाएगा। तो ये हमारे पास अब क्या बन रहा है ऑप्शन, कि कुछ ऐसा हमारे पास ये यहाँ से कंपाउंड बनेगा कार्बन, और इसके साथ है ऊपर कार्बन, और यहाँ पर बनेंगे हमारे डबल बॉन्ड। क्योंकि अगर हम यहाँ से ब्रेक करते हैं तो हमें एक मिलेगा सब्सटेंस CH3C डबल बॉन्ड O, CH3, दिस इज द कीटोन, और यहाँ से मिलेगा 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड CH3CHO। तो ये हमारा B होगा, ये हमारा C होगा, और ये हमारा A बन जाएगा। A के साथ आप लोग हाइड्रोजन सभी जगह पर जोड़ दें तो ये आपका A बनेगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया अभी। उसने कहा था कि आइडेंटिफाई ABC, आप लोग इनके IUPAC नेम लिखने हैं वो भी लिख सकते हैं। ये क्या बन गया, प्रोपेनोन, सो दिस इज दी प्रोपेनोन, ठीक है, कीटोन है। दिस इज दी यहाँ पर लिख सकते हैं इथेनल, ठीक है, एक एल्डिहाइड है, और इसका नाम अगर आप लोग बनाना चाहें तो यहाँ से बनेगा 1 2 3 4। तो 4 कार्बन है, 2 नंबर पर है मिथाइल, सो ये बन गया 2 मिथाइल, 4 है ब्यूट 2 इन,
ठीक है, तो ये आपका एक अल्कीन बन गया। इतना हो गया अभी क्लियर, ए बी सी हो गए हमारे आइडेंटिफाई। राइट द रिएक्शन ऑफ बी विद टोलेंस रीजेंट, हमें बी की रिएक्शन लिखनी है विद टोलेंस रीजेंट, ठीक है, बी की हमें रिएक्शन लिखनी है विद टोलेंस रीजेंट। तो यहीं पर एक्सप्लेन करते हैं इसको, मैं थोड़ा सा यहाँ पर इरेज कर देता हूँ, ठीक है। इतना हो गया। अभी आप लोग स्क्रीनशॉट साथ में सेव करते जाएं ताकि आपको बाद में डिफ़िकल्टी ना हो। तो हमें यहाँ पर टोलेंस रीजेंट वाली कंप्लीट रिएक्शन लिखनी है, और बाद में हमें ये भी यहाँ पर बताना है कि राइट द इक्वेशन फॉर आइडोफोम टेस्ट ऑफ सी, दोनों के हमें एक्सप्लेन करने हैं, आइडोफोम रिएक्शन भी और जो यहाँ पर उसका हैं कि टोलेंस रीजन के साथ रिएक्शन होती है वो वाली भी, ठीक है। दोनों को एक्सप्लेन करते हैं वन बाय वन। चलो, तो सबसे पहले बात करते हैं टोलेंस रीजेंट की। टोलेंस रीजेंट होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं कि सिल्वर नाइट्रेट की अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाकर हम लोग वहाँ से टोलेंस रीजेंट बना लेते हैं। तो टोलेंस रीजेंट क्या होगा कि ये रहा हमारा एस्टेल्डिहाइड यानी कि बी कंपाउंड। टोलेंस रीजन का फार्मूला क्या होता है कि सिल्वर का अमोनिया के साथ एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है AgNH3 ब्रैकेट क्लोज कर दें, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट में क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज विद OH, यहाँ पर OH आयंस भी होते हैं, ठीक है, इसके साथ OH आयंस होते हैं। ये पूरे का पूरा ही हमारा क्या है, टोलेंस रीजेंट है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग जो रिएक्शन यहाँ पर होगी इसके साथ 2 लगा लेते हैं, इसके साथ हम लगाते हैं 3, तो ये हमारी रिएक्शन हो जाती है बैलेंस। अब इसका क्या बनेगा, ये यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है यहाँ पर एसिडिक, ठीक है, एसिडिक ग्रुप बना लेता है CH3COO, यहाँ पर आयन बना लेगा, ठीक है, एसीटेट, और बन जाएगा सिल्वर की यहाँ पर ऑब्टेन हो जाएगा, यहाँ से Ag की रिडक्शन हो जाएगी क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन की है, उसकी खुद की फिर रिडक्शन होनी चाहिए। और साथ में हमें यहाँ पर क्या क्या मिल जाएगा, अमोनिया मिल जाएंगे, 4 अमोनिया बन जाएंगे, और साथ में H2 मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप लोग इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन पूरी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपको बैलेंस्ड इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोगों के पास क्या ऑप्शन है कि आप लोग एरो के ऊपर बस इसका फॉर्मूला यूज़ कर कर सिंपली जो मेन प्रोडक्ट है वो आप लोग शो कर दें, तो भी आपकी रिएक्शन को सही माना जा सकता है, नो डाउट। क्लियर है अभी। अब इसके बाद है सी की हमें शो करनी है रिएक्शन, ठीक है। अब सी में क्या है, हमें बतानी है राइट द इक्वेशन ऑफ द आइडोफोम टेस्ट ऑफ सी। सी कौन था, हमारा एसीटोन यानी कि प्रोपेनोन। तो प्रोपेनोन को इन शॉर्ट हम ऐसे लिखते हैं CH3COCH3। इसमें हमने क्या क्या ऐड किया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड विद आयोडीन। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड 4 ऐड होते हैं, ठीक है, और साथ में हम ऐड करेंगे यहाँ पर आयोडीन, दैट इज़ दी 3I2। इसकी भी ऑक्सीडेशन ही होती है, तो इसकी ऑक्सीडेशन कर दें, यहाँ पर ये एक CH3 यहाँ से रिमूव हो जाता है। तो ये हमारे पास क्या क्या बन जाएगा, ऑक्सीडाइज होकर ये बन गया एसिड साल्ट जिसके साथ के सोडियम लग गया, और ये जो CH3 है इसका क्या बन जाएगा, जो CO ग्रुप के साथ वाला CH3 होता है उसके साथ आयोडीन अटैच हो जाते हैं, दैट बिकम्स द आइडोफोम, जो कि येलो कलर का एक सब्सटेंस बनता है, ठीक है। और साथ में हमारे पास आ जाएंगे यहाँ पर NaI बन जाएगा, सोडियम आयोडाइड बन जाएगा, ये बनेंगे हमारे पास 3, और बच गया हमारे पास H2, ठीक है। तो ऐसे आप लोग इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये हमें येलो प्रोडक्ट मिलता है। इसके अलावा अगर आप लोग इस रिएक्शन को ईजिली एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आप लोग ऐसे एसीटोन बनाएं, ठीक है। अगर ना आपको सारी रिएक्शन आती हो, पूरी रिएक्शन ना याद रहे, तो एरो के ऊपर I2NaOH लिख दें, वहीं से अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो इसका आप लोग सीधा ये 2 मेन सब्सटेंस शो कर दें, एक तो सोडियम एसीटेट और प्लस आइडोफोम, बस इतना भी अगर आप लोग एक्सप्लेन है यहाँ पर कर देते तो भी आपकी इस रिएक्शन को सही माना जाएगा। क्लियर है अभी। तो ऐसे भी आप लोग इसे लिख सकते हैं। तो साथ में भी नोट्स बनाना, तो आपको काफ़ी ज़्यादा इसके साथ इसका मतलब फ़ायदा रहने वाला है, आपको अच्छे से सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। इसी में डी ऑप्शन भी है, ठीक है। तो 5 नंबर इसके इजी बिल्कुल नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने हमसे इसमें चीज़ें पूछ ली हैं। इसमें डी है कि राइट डाउन दी अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ बी एंड सी। अब ये सबसे मुश्किल काम दे दिया, अल्डोल कंडेंसेशन हमें करनी है बी और सी की।
अब हमारा बी था यहाँ पर एल्डिहाइड, ठीक है, बी हमारा एल्डिहाइड था, और सी था हमारा एसीटोन, ठीक है, तो सी था हमारा एसीटोन। इन दोनों की हमें यहाँ पर करनी है अल्डोल कंडेंसेशन। अब देखिए अल्डोल कंडेंसेशन होती क्या है। अल्डोल कंडेंसेशन में हम डिल्यूट अल्कली साथ में ऐड करते हैं। हम यहाँ पर बेरियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर सकते हैं। तो इसके सभी के सभी प्रोडक्ट मैं यहाँ पर नीचे लिखूँगा, क्योंकि अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस हमें मिलने वाला है। अब अल्डोल पहले मैं आपको एक स्टेप एक्सप्लेन कर कर दिखाता हूँ कि अल्डोल में होता क्या है। तो थोड़ा सा इसका फॉर्मूला मैं ऐसे लिख लेता हूँ ताकि हमें बनाने में यहाँ पर इजी रहे। तो इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, CH3CHO। अब होगा क्या, यहाँ से एक हाइड्रोजन जाता है ऑक्सीजन के पास, ठीक है, एक हाइड्रोजन, और ये जो C है यहाँ से हाइड्रोजन जाता है, और ये जो C है ये इस C के साथ अटैच हो जाता है, यानी कि ये बनेगा CH3C, ऊपर बन गया OH, इसके पास तो हाइड्रोजन है ही, इसके साथ ये वाला C आकर जुड़ेगा, यहाँ पर क्या बच गया CH2, और ये साथ में बन गया C डबल बॉन्ड O CH3। क्लियर है अभी? एक ऑप्शन ये है। अब ऐसा ही सिमिलर अटैक ये दोनों खुद पर भी कर सकते हैं, ठीक है भी, ये दोनों खुद पर भी अटैक हैं, यहाँ पर सिमिलर कर सकते हैं, यानी कि CH3COH पर इसी का ही अटैक कर दें, CH3COH का ही, तो क्या बनेगा, ये C इसके साथ जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन इसके पास चली जाएगी, तो क्या बनेगा CH3COH, यहाँ पर H है, इसके साथ आकर क्या जुड़ गया CH2, और इसको मैं इन शॉर्ट लिख देता हूँ CH। दो ऑप्शन हो गए, टोटल 4 बनने वाले हैं, ठीक है। अब ऐसे ही सिमिलर जो है यहाँ पर एसीटोन भी अपने आप पर अटैक करेगा, ठीक है ना, सभी का एक एक बारी होगा अटैक। तो ऐसे सिमिलरली एसीटोन भी खुद पर अटैक कर सकता है। फिर ये सी इसके साथ जाकर जुड़ेगा और ये हाइड्रोजन इसको मिल जाएगी। तो हमें यहाँ पर क्या मिलने वाला है, हमारा थर्ड प्रोडक्ट CH3COH। तो ये वाला CH3 मैं इस साइड पर लिख लेता हूँ नीचे, और यहाँ पर आकर अटैच हो गया CH2COCH3, 3 हो गए। अब इसका अटैक हम इस पर करवाएंगे, ठीक है। उसके लिए हमारे पास अब क्या ऑप्शन है, तो यहाँ से मैं थोड़ा सा इरेज कर कर आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अब यहाँ पर किस तरह से अटैक होने वाला है। तो अब क्या होगा कि यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा इसको, और ये जो C है ये अटैच हो जाएगा इस C के साथ, ठीक है। तो इसको इस तरफ से हम लोग शुरू करते हैं। तो CH3COH बन गया, और इसका CH3 यहाँ पर लिख लेते हैं नीचे, और इसके साथ क्या आकर जुड़ेगा CH2 एंड CHO। तो ऐसे हमें 4 प्रोडक्ट मिलते हैं, क्योंकि दोनों के पास ही अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन मतलब कि जो CO ग्रुप है उसके साथ वाला जो होता है कार्बन, उस पर हाइड्रोजन जो होते हैं उसको हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो वो चीज़ दूसरे पर अटैक कर सकती है CO ग्रुप पर, तो दोनों खुद पर भी अटैक कर सकते हैं और दोनों एक दूसरे पर भी अटैक कर सकते हैं। तो टोटल हमें 4 प्रोडक्ट मिल जाते हैं। अब इनको अगर हम बाद में यहाँ पर हीट करते हैं, ठीक है, तो ये सभी चारों प्रोडक्ट आपने एक साथ यहाँ पर बना देने हैं प्लस का साइन लगाकर, ठीक है। तो ये सभी के सभी यहाँ पर डिहाइड्रेट हो जाते हैं। डिहाइड्रेट होने का मतलब क्या है कि इनके बीच में से OH ग्रुप, तो इनके बीच में से OH ग्रुप और एक एक हाइड्रोजन, OH ग्रुप और एक एक हाइड्रोजन, ऐसे यहाँ से OH ग्रुप एक हाइड्रोजन, OH ग्रुप एक हाइड्रोजन, इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या ऑब्टेन होगा, तो वी गेट सबसे जो है हमारा पहला सब्सटेंस CH डबल बॉन्ड CH2 एंड COCH3, ठीक है। और जो दूसरे वाला है उससे मिलेगा CH3CH डबल बॉन्ड CHO, और जो थर्ड वाला है, ठीक है, यही वाला ऊपर वाला, तो ये बन जाएगा CH3CCH3 डबल बॉन्ड COCH3। वो एक जो यहाँ पर आखिरी वाला है इसका क्या बनेगा, दिस बिकम्स दी CH3C डबल बॉन्ड CH, इसके साथ जुड़ा है CH3
और साथ में रह गया CHO। तो थोड़ा सा मुश्किल है, बट ऐसे आपको 4 पहले अल्डोल कंडेंसेशन के प्रोडक्ट बनाने हैं, फिर उनकी डिहाइड्रेशन कर कर आपको ये पूरी रिएक्शन एक्सप्लेन करनी है। तो इसके शायद कंप्लीट के 2 मार्क्स होंगे, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिक में से आपको डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स भी बना सकते हैं। इसके साथ एक इंटरनल चॉइस में प्रॉब्लम है, वो भी सोल्व कर लेते हैं। आई होप कि ये आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गई होगी, ठीक है। अभी इसकी प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस से ही आएगी, ऐसे एक बार सुनने से नहीं कुछ पता चलेगा। प्रैक्टिस करें खुद, ठीक है, तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो आगे है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए। तो आप लोग स्टेटमेंट एक बार अच्छे से ज़रूर रीड आउट कर लें। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विद मोलिकुलर फार्मूला दिस वन obtained when B reacts with red phosphorus and chlorine. The organic compound B can be obtained on the reaction of the methyl magnesium chloride with dry ice followed by the acid hydrolysis. ठीक है, तो B कंपाउंड कौन सा है, आपको कुछ कुछ आइडिया हो जाएगा कि रेड फोस्फोरस क्लोरीन वाली कौन सी रिएक्शन है, दैट इज HVZ रिएक्शन, ठीक है। उसमें क्या यूज करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर 2 कार्बन है, तो हम लोग 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड यूज कर सकते हैं। इसका मतलब हमारा जो मेन सब्सटेंस है वो क्या बनेगा, यहाँ पर एसिटिक एसिड बन जाएगा। तो जो एसिटिक एसिड है दिस वन, इसकी अगर हम रिएक्शन करवाएंगे विद रेड फोस्फोरस एंड क्लोरीन, ठीक है, तो क्या होगा। तो इसकी हमने रिएक्शन करवाई विद रेड फोस्फोरस एंड क्लोरीन एंड फॉलोड बाय दी, इसमें हम ऐड कर देते हैं वाटर, ठीक है। तो उससे हमें क्या मिलता है कि ये जो यहाँ पर अल्फा पोजीशन वाले सभी हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिप्लेस हो जाते हैं। तो अगर हम इसको एज ए इसका मोलिकुलर फार्मूला देखें, 2 है हमारे पास कार्बन, Cl है 3, ऑक्सीजन है 2, हाइड्रोजन है 1, तो यही हमारा ये वाला कंपाउंड बन रहा है, ए कंपाउंड बन गया ये हमारा बी कंपाउंड बन गया। और ये रिएक्शन क्या है, हेल-वोल्हार्ड ज़िलिंक्सी रिएक्शन, ठीक है। सो हेल-वोल्हार्ड, तो इसके स्पेलिंग थोड़े से आप लोग चेक कर लेना, जेलिंस्की रिएक्शन, इसको इन शॉर्ट बोल देते हैं HVZ रिएक्शन, ठीक है। तो ये आपकी एक रिएक्शन हो गई। तो आइडेंटिफाई हो गए A एंड B, राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ A फ्रॉम B, ये भी हो गया, रिएक्शन का नाम भी हमने लिख दिया, ये दोनों पार्ट हो गए। इनके नाम लिखते ना IUPAC, या आप लोग सिंपली इनके नाम लिख सकते हैं। गिव एनी वन मेथड बाय विच ऑर्गेनिक कंपाउंड B कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम इट्स कोरेस्पोंडिंग एसिड क्लोराइड। इसके एसिड क्लोराइड से अगर हमें B बनाना हो तो एसिड क्लोराइड क्या होगा, CH3COCl। एसिड क्लोराइड से एसिड बनाना बहुत ही ईजी है, सिंपली आप इसकी हाइड्रोलाइसिस यानी कि वाटर के साथ इसको रेक्ट करवा दें तो हमें एसिड बन जाता है, सिंपल है। तो ये आपका C हो गया, क्लियर है। अभी अब यहाँ पर बचा क्या है, इसमें एक प्रॉब्लम और होगी शायद, हाँ इसमें 2 प्रॉब्लम्स और हैं। इसने उनसे इसके बाद उसने हमसे पूछा है कि विच विल बी द मोर एसिडिक कंपाउंड A और B। A और B में से कौन ज़्यादा एसिडिक है, A था CCl3 वाला और B था हमारा सिंपल एसिटिक एसिड। अब देखिए जो क्लोरीन होता है दैट इज द इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, जब कार्बोक्सिलिक एसिड में इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स जुड़ जाते हैं तो उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। सो देयरफॉर A इज मोर एसिडिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स, ठीक है, क्लियर है। अभी ऐसे ही E है कि राइट डाउन द रिएक्शन टू प्रिपेयर द मीथेन फ्रॉम द कंपाउंड B। तो B यानी कि एसिटिक एसिड से अगर हमें मीथेन बनानी है, सिंपल हाइड्रोकार्बन बनाना है, इसका हाइड्रोकार्बन बनाना है, उसके लिए हम क्या ऐड करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड विद कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हीट। इन दोनों के मिक्सचर को क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज दी सोडा लाइम एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज दी डिकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो ये CO2 बाहर निकल जाती है और ये हाइड्रोजन इसके पास अटैच होकर CH4 बनती है, CO2 सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जुड़कर सोडियम कार्बोनेट बना लेती है, क्लियर है अभी। तो ऐसे आपको ऑर्गेनिक में से, अब देखिए जब इंटरनल चॉइस होती है तो एक प्रॉब्लम इजी और एक थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। आई थिंक ये ऑप्शन वाली प्रॉब्लम थोड़ी सी इजी थी,
कुछ खास रिएक्शंस है नहीं थी, छोटी छोटी रिएक्शंस थी हमें सोल्व करनी, तो ये आप लोग ईजिली सोल्व यहाँ पर हो सकती थी। तो आगे चलते हैं। जो हमारी थर्ड होगी यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन, दैट इज फ्रॉम द चैप्टर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है यहाँ पर, वाई आर ऑल कॉपर हलाइड्स नोन एक्सेप्ट दैट कॉपर आयोडाइड। कॉपर के आयोडाइड्स क्यों नहीं बनते, बाकी हलाइड्स बन जाते हैं? सोचिए भी, सोचेंगे तो याद होंगे रीजंस। आयोडीन में क्या खासियत होती है, उसका साइज बड़ा होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो आयोडाइड आयंस होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन होकर आयोडीन बन जाती है, बिकॉज कॉपर 2 पॉजिटिव ऑक्सीडाइजेज द आयोडाइड आयंस टू आयोडीन, यानी कि ये रिएक्शन होने के चांसेस होते हैं। कॉपर 2 पॉजिटिव आयोडाइड आयंस में से इलेक्ट्रॉन खुद में ऐड करवाकर खुद बन जाती है कॉपर 1 आयोडाइड और इसको बना देती है आयोडीन। तो इसलिए कॉपर आयोडाइड जो होते हैं वो 2 स्टेट वाले 2 पॉजिटिव, मतलब CuI2 जो होता है सब्सटेंस, वो फॉर्म होना यहाँ पर मुश्किल रहता है, ठीक है भी। जैसे CuCl2 तो बनता है, बट ऐसे कॉपर I2 वाला जो है वो चेंज होकर Cui बना लेता है। ये सॉलिड स्टेट का सिंपल है। तो अब इसके बाद बी है कि वाई इज द ई नोड वैल्यू ऑफ V3 पॉजिटिव टू V2 पॉजिटिव वैल्यू फॉर द वेनेडियम इज कंपैरेटिवली लो। क्योंकि V2 पॉजिटिव में हमारे पास T2G हाफ फील्ड बन जाता है, क्योंकि V2 पॉजिटिव के पास इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट क्या होता है 3D3। तो जब हम T2G और EG जो ऑर्बिटल्स बनते हैं D ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग के बाद उनमें इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करते हैं, तो हमारे T2G ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, तो वो हाफ फिल्ड हो जाता है। इसका आप लोग ये रीज़न बता सकते हैं। आगे है कि वाई HCl शुड नॉट बी यूज्ड फॉर पोटाशियम पर मैंगनीज टाइट्रेशंस। पोटाशियम पर मैंगनीज की टाइट्रेशंस में HCl क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए? ये ऑक्सीडेशन का मेन इसमें होता है रीज़न। इसमें क्या रीज़न आएगा कि per manganate titrations in the presence of the hydrochloric acid are unsatisfactory since hydrochloric acid is oxidized to chlorine, क्योंकि क्लोराइड आयंस की ऑक्सीडेशन होकर Cl2 बन जाता है, इसलिए हम इसे यूज़ नहीं करते। कुछ ऐसी रिएक्शन के साथ ये चेंज हो जाएगा कि MnO4 की HCl के साथ रिएक्शन होकर हमें क्लोरीन गैस मिल जाएगी, तो इसकी ऑक्सीडेशन होकर फिर वो चेंज ही हो जाएगा। तो हमारा जो टाइट्रेशन का मेन पर्पस होता है वो तो यहाँ पर कंप्लीट नहीं होगा। क्लियर है अभी? तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है कि MnO4 की HCl के साथ रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इसके बाद है एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशन के एट द एंड ऑफ ईच पीरियड देयर इज ए स्लाइट इंक्रीज इन द एटॉमिक रेडियस ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के आखिर में जाकर साइज इंक्रीज क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स डी शेल्स में ज़्यादा हो जाते हैं, जिसके कारण शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो जाता है। सो देयर फोर साइज इंक्रीज होने के चांसेस बन जाते हैं। बिकॉज एट द एंड डी ऑर्बिटल इज फुल विद द 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड शील्ड द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द हायर एस ऑर्बिटल्स। तो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो गया टू ए ग्रेटर एक्सटेंट रिजल्टिंग इन द इंक्रीज इन साइज, और आल्सो इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शंस इंक्रीज हो जाती हैं, देयरफॉर वहाँ पर साइज इंक्रीज हो जाता है। आगे है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन द डाइक्रोमेट आयन सोल्यूशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। डाइक्रोमेट आयन के सोल्यूशन पर पीएच का क्या इफेक्ट होता है? अगर हम पीएच चेंज करते हैं तो डाइक्रोमेट और क्रोमेट आयन्स आपस में इंटरचेंज होते हैं, उसको आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है। तो अब देखिए कि एक यहाँ पर पीएच वैल्यू पर इन दोनों में इक्विलिब्रियम आ जाता है। डाइक्रोमेट आयन जो कि ऑरेंज कलर के होते हैं और क्रोमेट आयन जो कि येलो कलर के होते हैं। इंक्रीज इन पीएच, यानी कि अगर हम बेसिक बनाएंगे सोल्यूशन, देन डाइक्रोमेट आयंस चेंजेस फ्रॉम ऑरेंज टू येलो टू फॉर्म दी क्रोमेट आयंस। अगर हम पीएच इंक्रीज करते हैं तो फॉरवर्ड डायरेक्शन होती है, यानी कि येलो रंग बनना शुरू हो जाता है, क्रोमेट आयन बनने शुरू हो जाते हैं। अगर हम पीएच डिक्रीज करते हैं या पर एसिडिक सोल्यूशन कर देते हैं तो हमें फिर से डाइक्रोमेट आयंस मिलने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे ये दोनों इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। तो ये एक पीएच की स्पेसिफिक वैल्यू पर इन दोनों में इक्विलिब्रियम यहाँ पर अटेन हो जाता है। क्लियर है अभी?
तो ये थी आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। ये ऑफिशियल सैम्पल पेपर था सीबीएसई का जो कि हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। ठीक है, तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।